वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ से वीडियो खत्म हुआ था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एच वन ने जिंगलोंग के बाप को खूब ज्यादा पेला था। बाद में एच वन ने उससे पूछा था कि बता वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे माता पिता को अगवा किया था। अभी जिंगलोंग का बाप कहता है कि मैं रैली में प्लान तो कर रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ करूँ, क्योंकि तुमने मेरे भेजे गए तीनों बंदों को मार दिया था और मैं अपने पैसे भी तुम्हारे माँ बाप से लेने के लिए गया था। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर कुछ मिस्टीरियस फिगर वहां पर खड़े थे जिन्होंने अपने सर के ऊपर ब्लैक लबादा लपेटा हुआ था, यानी कि ब्लैक सॉल जैसे कोई ओढ़ते हैं ना, वो वाला ओढ़ा था। और मैं उन लोगों को ज्यादा देख भी नहीं पाया था। तभी ये जवान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतना कहकर फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगलोंग का बाप कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अब तक जो भी बोला था मैं वो झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने अपने ब्रदर चुआन के बारे में बोला था, वो कुछ भी झूठ नहीं था। मैंने वहां पर उनको देखा था कि वो उन लबादे वाले बंदों के साथ में बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। सीन फ्लैशबैक की तरफ जाता है जब येचुआन के घर पे जिंगलोंग का बाप गया था। तभी जिंगलोंग का बाप वहां पर पहुंचा था, तभी उसने देखा कि कुछ लोग जो कि येचुआन के फादर से बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैक रॉब भी पहना था। तभी वो थोड़ी सा अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी ब्लैक रॉब पहना एक बंदा जिंगलोंग के बाप की तरफ देखता है और अपनी आंखों से इतने ज्यादा ऑरा रिलीज करता है कि जिसकी वजह से जिंगलोंग का बाप के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उसी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से उसने ज्यादा कुछ देख नहीं पाया। जब मैं जागा तब मैं वहां पर उन लोगों को देख नहीं पाया। तुम्हारे माता पिता भी वहां से गायब हो चुके थे। वहां पर मैंने देखा कि वहां पर बिखरा सामान के अलावा कुछ नहीं था। तभी यशवान उससे कहता है कि ये कैसे तुम साबित कर सकते हो कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। तभी जिंगलोंग का बाप कहता है, हाँ मैं वापस वहां पर गया था। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर बिखरे सामान के बीच में यशवंत तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने कोई चिट्ठी रखी है। मैंने यहाँ पर तो रखी थी। इतना कहने के बाद वो वहां पर खंगोलने लगता है। तभी उसे मिल जाती है और वो यशवंत की तरफ आगे बढ़ा देता है। तभी यशवंत उस लेटर की तरफ देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक लेटर रखा है। इतना सोचने के बाद वो अपने हाथों में वो लेटर ले लेता है और उसकी सील ओपन करने के बाद वो फोल्ड करने के बाद वो लेटर में जो लिखा है उसे पढ़ने लगता है। ये लेटर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। यहाँ पर यजमान के फादर ने लिखा है कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब तक तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक बुचर टैलेंट के साथ अवेकन हुए हो, तब तक मुझे लगता था कि तुम एक पीसफुल तरीके की लाइफ को बिता सकते हो। लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे बताया था कि तुम्हारे टैलेंट की वजह से तुम लिविंग थिंग्स को एक पिग की शक्ल में देखते हो और उसी की तरह से तुम अपने टैलेंट को उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो, तब तक ये सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारे मॉम डैड के बारे में तुम चिंता मत करना, वो करंटली अभी तुम्हें नहीं मिल सकते। इसकी वजह से तुम यहाँ से हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ये लोग जो हैं उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम इतने ज्यादा पावरफुल हैं अभी, इसी वजह से तुम अभी इनसे पंगा नहीं ले सकते। इसी की वजह से तुम हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। जब सही टाइम आएगा तब वो लोग मिल जाएंगे। ये चुवान उस लेटर के हैंडराइटिंग को देखने के बाद कंफर्म हो जाता है कि ये उसके फादर ने ही लिखे होते। वो उस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। तभी वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचवन के फादर ने उस लेटर को वहां पर रखा था। तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि येचवन के फादर कि मेरे बच्चे तुम ज्यादा चिंता मत करना और अपने पाथ को खुद तुम ही चूज करना। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने टैलेंट को जिस तरीके से भी इस्तेमाल कर दो, तुम्हारे फादर तुमको उस चीज में मदद करेगा। तुम अगर इससे किसी को मारने की कोशिश करोगे तब भी तुम्हारा फादर तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हें सपोर्ट करेगा। तभी उसी में यजमान की मदर को भी दिखाया जाता है कि जो कि यजमान से बिछड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। यजमान के फादर यजमान की मदर को कंफर्ट करते हुए कहता है कि अगर वो दिन आ गया तब हम फिर से मिलेंगे मेरे बच्चे। इसी के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं लेटर को रखने के बाद, जहाँ पर लिखा होता है कि लेट्स गो जूनियर। तभी यजमान अपने हाथों में रखे लेटर को एक बार देखता है। बाद में यजमान वहां से निकल जाता है अपने घर की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तभी जिंगलोंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यजमान को वहां से जाते हुए देख रहा होता है जिंगलोंग का फादर। तभी जिंगलोंग वहां पर अपने फादर के पास आता है और वो उससे उठाते हुए कहता है कि डैड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा ऐसा बदला वहां पर यजमान से फिर से लूंगा। तभी जिंगलोंग का फादर कहता है कि चिल्लाते हुए, जब मैं मार खा रहा था तभी तुम कहाँ पर गए थे? तुम तो वहां पर खड़े खड़े रो रहे थे वहां पर मुझे देखने के बाद। अपने फादर की ऐसी बातें सुनने के बाद जिंगलोंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भी मैं करने लगता है। तभी जिंगलोंग का फादर कहता है कि जी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो जरूर लूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने फोन को उठाता है और वहां पर कौशिन नाम के बंदे के ऊपर कॉल लग आता है। तभी हमें पता चलता है कौशिन बंदे का नाम जो है वो थंडर लाइन अलायंस वाला जो बंदा नहीं था कि जो कि यशवंत के साथ फाइट करने टाइम पे वहां से चला गया था, भाग गया था, वो वही बंदा होता है।
तभी सीन कौशिन की तरफ जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कौशिन वहाँ पर बैठा-बैठा 2 लड़कियों से अपने घाव के ऊपर पट्टियाँ लगवा रहा होता है। तभी वो उसके पास जिंगलोंग के बाप का फ़ोन आता है। वो कहता है कि हेलो कौन है? जिंगलोंग का फादर दूसरी साइड से कौशिन से कहता है, कौशिन ये मैं हूँ। मैंने तुम्हारे पास इसलिए फ़ोन किया है कि किसी बंदे ने मुझे मारने की कोशिश की है। तभी कौशिन उससे कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है कि जो कि क्वेंचन में तुम्हारे साथ पंगा ले सके? जिंगलोंग का बाप उससे कहता है वो एक पिग बुचर है जिसका नाम ये चुआन है। पिग बुचर का नाम सुनते ही कौशिन को कुछ बात नोटिस होती है। वो सोचता है कि ये चुआन एक पिग बुचर। इतना सोचने के बाद वो अपने घाव के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है हाँ तो वो स्किनी बाट वही है जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। तो वो वही है। अब टाइम आ गया है हमारा कुछ पुराने मामलों को रफा दफा करने का। तभी सीन येचवान के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर येचवान अपने मॉम डैड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मॉम डैड ये मैटर नहीं करता कि आप लोग कहाँ हैं, वो लोग रोप वाले लोग कौन थे, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं आपका बेटा आपको ढूंढ के ही रहेगा। तभी वो जिंगलोंग के बाप के बारे में भी सोचता है कि उसने कहा था कि अगर वो लोग ब्लैक रोप वाले बंदे इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि लियूजिंग को एक ही नज़र में बेहोश कर सकते हैं तो वो उनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होंगी। मॉम डैड ने इन लोगों को इतनी आसानी से आकर्षित कैसे कर लिया होगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ये ढूंढ कर ही रहना होगा। तभी एचवन अपने माइंड में सोचता है कि अभी अगर मैं अपने माता पिता को ढूंढना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ अभी एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, वो है नाइन हेवन अलायंस, जिसके ऊपर मैं पूरी तरीके से अभी भरोसा कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी तो बहुत ही ज़्यादा मदद की है। इतना सोचने के बाद एचवन अपनी पोटली में अपने गोल्डन स्पाइडर लेग्स को लेने के बाद वहां से निकल जाता है नाइन हेवन अलायंस की तरफ। तभी हमें सीन ब्लैकस्मिथ का शॉप का दिखाई जाता है, जहाँ पर एचवन ने अपने पहली बार डैगर को बनाने के लिए ऑर्डर दिया था। तभी एचवन को देखने के बाद वो बोर भी कहता है कि हे किड कैसे हो, क्या मैंने तुम्हें जो डैगर दिया था उसमें कुछ परेशानी आ चुकी है यहाँ पर? तभी एचवन उसको कहता है कि यह कैसे हो आप? नहीं, मेरे डैगर में कोई भी परेशानी नहीं आई है। तभी वो बोर येचवान के पोटली में वहां पर देखता है कि वहां से कुछ बाहर निकला हुआ है गोल्डन। तभी वो येचवान से कहते हैं बच्चे तुम्हारी पोटली में ये क्या है जो कि यहाँ बाहर की तरफ निकला है गोल्डन रंग का? क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? इतना कहने के बाद येचवान उसको वो गोल्डन स्पाइडर का लेग दिखा देता है, जिसको देखने के बाद वो गोल्ड बोर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चीखते हुए कहता है क्या ये तो गोल्डन स्पाइडर की लेग है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है। मैंने उसके इस तरीके के रिएक्शन देखने के बाद कहता है गोल्डन पॉइजन स्पाइडर वो क्या होता है? तभी वो बोर भी कहता है कि यू बात तुम कमीने, तुम्हें पता भी नहीं और तुम्हारे पास इतना टॉप टायर का स्टफ तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। जरा मुझे देखने दो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करता है। बाद में वो येचुआन से कहता है कि येचुआन तुम्हारी नाइफ को मैं इसकी मदद से थोड़ा सा और भी ज्यादा अपडेट कर सकता हूँ, क्या तुम इसे करवाना चाहोगे? येचुआन कहता है कि इनहांस, आप इनहांस कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करेंगे इसको? तभी बोर कहता है कि ये गोल्डन पॉइजन स्पाइडर का लेग है जिसमें दो एबिलिटी आते हैं, एक है गोल्ड और दूसरी है पॉइजन। तो तुम्हें इसमें से एक एबिलिटी को चूज करना होगा ताकि मैं इसको तुम्हारे ब्लेड के साथ कंबाइन कर सकूं। साथ ही में कुछ तुम्हारे वेपन को मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट भी दे सकता हूँ। VH1 लालच दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ नहीं कंबाइन कर सकते? तभी बोर कहता है कि तुम इतना ज्यादा भी लालचू मत हो क्योंकि मैं एक एट्रीब्यूट को तुम्हारे ब्लेड में डालूंगा तो दूसरा आप निकल जाएगा, तुम चूज करोगे कि तुम्हें कौन सा चाहिए। ये तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं आज अच्छे मूड में हूँ, वरना तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे लेता। आज मैं ये तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। तो बच्चे दोनों में से एक को चूज करो, पॉइजन या फिर गोल्ड। तभी एच1 चूज करता है गोल्ड को और कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में ये इसको सेकंड हैंड बेचना पड़ जाए तो मैं इससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसकी समझदारी देखने के बाद बोर कहता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सच में पता है कि इस दुनिया में सारी चीजें कैसे काम करती है। इतना कहने के साथ ही वो गोल्डन स्पाइडर के लेग को उठाते हैं और बाद में वो भट्टी में डाल देते हैं उसको पिघलाने के लिए। अपना काम करते टाइम उसके मुख पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्माइल थी क्योंकि उसको पता है कि वो उसको हरदम इस तरीके के मटेरियल नहीं मिल सकते। बाद में वो येचवान के ब्लेड के ऊपर वो गोल्डन स्पाइडर लेग का लिक्विड डाल देता है, जिसकी वजह से उसके ब्लेड के ऊपर छन छन जैसी आवाज आने लगती है। बाद में ब्लेड में अच्छी तरह से स्किल को मिक्स करने के लिए वो अपने हथौड़े से बहुत ही ज़्यादा गहरे वार करने लगता है। कुछ मिनटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचवान का ब्लेड तैयार हो चुका था। वहाँ पर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जहाँ पर गोल्डन तरीके के स्ट्रिंग को दिखाया जाता है जो कि येचवान के ब्लेड के साथ पूरी तरह से फ्यूज हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी आकर्षकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है।
बच्चे तुम आज बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि मैंने आज तुम्हारे लिए आज तुम्हारे ब्लेड को इन्हांस कर दिया। यूजुअली मैं 5 लाख येन से ज़्यादा चार्ज करता हूँ, वो भी इन्हांस करने के लिए। लेकिन आज तो मैंने तुम्हारे लिए घर पे ही इस तरीके के ब्लेड को फोर्ज कर दिया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है तुम्हारे लिए। ये जवान भी उनकी उदारता के लिए उनको थैंक यू कहता है। थैंक यू मास्टर। बाद में वो अपने दिमाग में है ब्लेड को पकड़ते हुए कहता है कि ये पहले से बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है मुझे। VH1 ब्लैक स्मिथ से कहता है कि मास्टर ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है, लेकिन ये सच में करता क्या है, इसके एट्रीब्यूट क्या है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद वॉर मॉन्स्टर भी कहता है कि ये वेपन इन्हांसमेंट है, जहाँ पर वो उसके अटैक को पावर को बढ़ाने के लिए यूज में लिया जाता है। तुम्हारा गॉड है, इसी वजह से तुम्हारा क्रिटिकल चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने टाइम। उनकी बातें सुनने के बाद VH1 अपने माइंड में सोचता है, क्या क्रिटिकल चांस बढ़ जाएगा? ये दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा है। मैंने शायद सही चॉइस की है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम विंडो के साथ कंबाइन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि मेरी सिस्टम विंडो की मदद से मैं टॉप पे भी टॉप जा सकता हूँ। ब्लेड की ग्रिप कसते हुए वो अपने हाथों से बहुत ही ज़्यादा स्लेस लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्लेस का नज़ारा बन जाता है। वो स्लेस लगाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि क्या ये बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस हो रहा है मुझे पहले से, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्हांसमेंट की वजह से वे मेरा शरीर का हिस्सा ही है। इतने कहने के साथ ही वो आगे की ओर स्लेस मारते हुए बढ़ने लगता है। बाद में वो रुक जाता है। वो अपने इस तरीके की मॉन्स्टरस पावर को देखने के बाद वो खुद भी हैरान हो चुका था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और हमें दिखाया जाता है कि बुचक नाइफ इन्हांसमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसका ग्रेड है लेवल 1। बाद में पैसिव स्किल दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 9 स्विंग मारने पर उसकी 10 स्विंग पर 200 डैमेज बढ़ जाएगा। बाद में उसका जैसे जैसे लेवल अप होगा तभी हमें पता चलता है कि उसका डैमेज भी इंक्रीज होगा और रिक्वायरमेंट इन्हांसमेंट भी कम हो जाएगी। अपनी इस तरीके की प्रोग्रेस के लिए ये जो मास्टर ताइजिंग को थैंक यू कहता है और कहता है कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे आप बुला लेना। इसका नाम ताइजिंग है, लेकिन ब्लैक स्मिथ या फिर बोर बोलने में आसानी होती है, उस वजह से मैं यही कहूँगा। तभी वो ब्लैक स्मिथ कहता है कि ये क्यों आना, ये कुछ जो भी मैं कर पा रहा हूँ वो तुम्हारी मदद से ही हो पा रहा है। इतना कहने के बाद वो येचवान को बाय कर रहा है। यहाँ पर एक ईस्टर एग है कि येचवान के फादर का नाम ही ये क्यूआन है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सामने की ओर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा पहाड़ दिखाया जाता है, जहाँ पर ऊपर एक टॉम बना हुआ होता है। वहाँ पर से नीचे की ओर सीढ़ियाँ आ रही होती हैं। वहाँ नीचे की ओर हमें दिखाया जाता है कि हमारा येचवान वहाँ पर पहुँच चुका होता है। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मेरे माता पिता को ढूंढने में मुझे 9 हेवन अलायंस वाले जरूर ही मदद करेंगे। तभी येचवान अपने माइंड में सोचता है कि तो ये है 9 हेवन अलायंस का बेस। तभी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पर्सन की एंट्री होती है। वहाँ पर प्रिंसिपल आ चुका होता है, जो कि एच वन को देखने के बाद कहता है कि स्टूडेंट एच वन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी प्रिंसिपल को एच वन कहता है कि प्रिंसिपल जाओ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी प्रिंसिपल जाओ कहता है कि मेरे क्वेश्चन को रिपीट करना बंद करो और तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पर आया हूँ 9 हेवंस अलायंस में हमारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करने के लिए। ये ऑब्वियस सी बात तो नहीं है ना। तुम्हें समझना होगा कि अगर हमारे 9 हेवंस अलायंस में हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो गए तो हमारा स्कूल का नाम बहुत ही ज्यादा रोशन हो जाएगा। येचवान भी उनकी बातों में हामी भरता है। हो तभी प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पर्सनली होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ये तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं होगा, क्योंकि तुम एक कॉम्बैट टाइप के प्रोफेसर के साथ अवेकन नहीं हुए हो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने एक भी स्टूडेंट को हमारे स्कूल से नहीं लिया है, इवन लूजिंग वन को भी नहीं लिया। उनके 9 हेवंस अलायंस के स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए। येचवान जानता है कि घटिया आदमी को घटिया आंसर ही देना चाहिए। वो कहता है कि वेट है मेरे इस बैग में, मैं इस तरीके से अपने ट्रेनिंग को कर रहा हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल कहता है कि येचवान, तुमने शायद अपने बोटल नेक को टच कर लिया है तुम्हारी कल्टीवेशन में। तुम्हारा प्रोफेशन लाइफ टाइप का है, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ पर कल्टीवेशन कॉम्बैट क्लास में जाने की कोशिश मत करो और इसके ऊपर गिव अप कर दो। बाद में तुम अपने बूचर टैलेंट के ऊपर ही ध्यान दो ताकि तुम अच्छे बूचर बन सको। येचवान कहता है कि प्रिंसिपल, मैं आपकी बातों को समझ गया, मैं अभी जाकर पिक को बूचर करने की कोशिश करूंगा। तभी येचवान प्रिंसिपल के नज़दीक से ऊपर की साइड चलने लगता है, जहाँ पर प्रिंसिपल को बहुत ही ज़्यादा अनईजी ओरा फील होता है। बाद में वो येचवान से कहता है कि हे बच्चे तुम रुको, येचवान तुम्हारा लेवल कौन सा है। तभी येचवान कहता है कि
मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट रैंक के डेंटियन रेलम में पहुंच चुका हूँ। ये जवान की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अपना मुंह खोलते हुए कहता है, क्या तुम डेंटियन रेलम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच भी गए? तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, वो भी इतने ज़्यादा कम दिन में? ये जवान की इतनी टेरिफाइंग प्रोग्रेस देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। लून जिंग वांग की प्रोग्रेस भी इतनी ज़्यादा तेज नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मानी जाती है, लेकिन ये जवान तो इससे भी ज़्यादा ऊपर है। वो सोचता है कि ये जवान का प्रोफेशन लाइफ टाइप का है, जिसको लेवल अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लगता कि ये जवान इतनी ज़्यादा तेज तरीके से आगे बढ़ जाए। तभी उसको ये जवान अपने माइंड में दिखाई देता है, जहाँ पर वो कई सारे काउंटलेस पिक को मारने के बाद उसके ऊपर बैठा होता है। वो सोचता है कि ये जवान लाखों पिक को मारा होगा, तब जाकर वो अप्रेंटिस लेवल से निकलने के बाद यहाँ पर पहुँच चुका है। ये बच्चा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा इंसेन है। प्रिंसिपल इस सदमे से ऊपर ही नहीं पाया था। तभी ये जवान कहता है, प्रिंसिपल जाओ, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल जाओ, तभी ये जवान को कंधे पर हाथ रखते हुए उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ये जवान, तुम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तुम्हारा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और वो उसके ऊपर थूक उड़ाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हें एग्जामिनेशन टेस्ट को पार करना ही होगा हमारे स्कूल के लिए। तभी ये जवान उसके चीटों से परेशान होते हुए कहता है कि एक ग्रांड एग्जाम कंपटीशन, मैंने सुना है कि वहाँ पर सिर्फ इलाइट बंदों को ही भेजा जाता है। यहाँ पर स्कूल की हर तरीके की क्वालिफिकेशन को देखने के बाद स्टूडेंट को वहाँ पर भेजा जाता है। प्रिंसिपल भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है कि ये बिल्कुल ही ज़्यादा करेक्ट बात है तुमने कही। नॉर्मली हम यहाँ पर लाइफ टाइप के प्रोफेशन वाले स्टूडेंट को नहीं भेजते। ओरिजिनली हमारा भी यही प्लान था कि हम यहाँ पर अपने कैंडिडेट को लू जिंगलोंग और जूलिंग स्वान को ही भेजें, लेकिन यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन आ चुकी है कि लू जिंगलोंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका है यहाँ पर। इसी वजह से हमें तुम्हें चूज़ करना होगा, क्योंकि तुम्हारा लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तभी उसकी बातें सुनने के बाद ये जवान भी अपने माइंड में सोचता है कि ये शायद उसी की वजह से है, जब मैं उसके बाप को मारने के लिए गया था तभी उसके ऊपर दरवाजे को मैंने फेंक दिया था। यहाँ पर प्रिंसिपल ये जवान को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है, ज़्यादा चिंता न करने के लिए कहता है, बहुत ही ज़्यादा बात करने लगता है। लेकिन ये जवान सिर्फ उसके बारे में याद करते हुए सोचता है कि मैंने उसके ऊपर दरवाजा फेंक दिया, उसकी वजह से आज यहाँ पर ये क्या क्या होने लगा है। इसी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा अपना मुंह ढकते हुए हंसने लगता है। यहाँ पर प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा है अपने स्कूल की गरिमा बढ़ाने के लिए, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। इसको हम स्किप कर देते हैं। सॉरी, पिछले सीन में ये जवान अपना मुंह ढक के हंस नहीं रहा था, बाद में प्रिंसिपल ने उसके ऊपर थूक उड़ाया था, उसको साफ कर रहा था। यहाँ पर वो कहता है कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। ये जवान की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए ये जवान से कहता है कि ये जवान, अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 3 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारी कोई भी बातें मानूंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन पिग बुचर का चैप्टर नंबर 22। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जवान के सामने प्रिंसिपल आ चुका था। उसने ये जवान को एक ऑफर दी थी कि वो अगर कंपटीशन में पार्ट ले और टॉप 3 के अंदर आ जाए तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा प्रिंसिपल। तो अभी यहाँ से शुरू होता है ये पार्ट। प्रिंसिपल की बातें सुनने के बाद ये जवान अपने माइंड में सोचता है कि एनी कंडीशन, कोई भी मेरी इच्छा पूरी करी जाएगी। मेरी यहाँ पर सबसे बड़ी इच्छा क्या है, वो अपने माइंड में सोच रहा होता है। तभी वो अपनी उंगलियां सामने की ओर रखते हुए कहता है, मुझे 5 लाख चाहिए। उसकी बातों में हामी भरते हुए प्रिंसिपल भी उसे कहता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक तुम टॉप 3 के अंदर आ जाओगे तब तक तुम्हें तुम्हारे 5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। प्रिंसिपल इतनी मीठी मीठी बातें करने के बाद वो अपने माइंड में सोचता है कि ये जवान एक नॉन कॉम्बैट टाइप का प्रोफेशन के साथ अवेकन हुआ है। इसका भले ही लेवल ज़्यादा बढ़ चुका है बाकी ओर से, लेकिन इसका पावर अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और सामने की ओर से बहुत सारे लोग आएंगे जो कि कॉम्बैट टाइप के प्रोफेशन के साथ आए हैं। वो आसानी से ये फैंग को हरा देंगे। तो उसे क्या लगता है, वो कभी भी इतना ज़्यादा अमाउंट पा सकेगा? ये गधे की तरह सोच रहा है। यहाँ पर बहुत सारे के सारे लोग ये फैंग को हरा देंगे और बाद में मुझे 5 लाख देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जवान उससे और भी डिमांड करते हुए कहता है कि मुझे एक टॉप टायर का स्पिरिट वेपन चाहिए और साथ में उसमें स्टोरेज कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, ताकि मैं उसको अपने साथ आसानी से कैरी कर सकूं।
ये जवान की डिमांड सुनने के बाद प्रिंसिपल उसको आंखें मिचते हुए कहता है कि तुम सच में एक चांद को मांग रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पिरिट वेपन कितने ज़्यादा महंगे होते हैं और स्कूल के लिए वो प्रीशियस ट्रेजर के समान है, जो कि स्कूल की तरफ से एक प्रीशियस स्टूडेंट को ही दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा सके। अगर ऐसा है तो फिर इसके बारे में भूल जाओ। इतना कहने के बाद ये जवान वहां से जाने लगता है, लेकिन प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ओके ओके फाइन, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम टॉप 3 के अंदर आ जाओगे, तभी तुम्हें ये सारे के सारे प्रीशियस ट्रेजर मिल सकेंगे। ये जवान उसकी बातों में हामी भरते कहता है कि हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। प्रिंसिपल भी वहाँ से मुड़कर चला जाता है। प्रिंसिपल यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि उसने एक इस तरीके की जंग को जीत लिया है जहाँ पर जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसने आसानी के साथ जीत लिया है। उसे लगता है कि ये जवान वहाँ पर आसानी से हार जाएगा और उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन हमें तो पता है कि ये जवान कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो आसानी से जीत सकता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें 9 हेवंस अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जिसके गेट के पास ये जवान पहुंच चुका होता है। वहां पर ये जवान के सामने एक गार्ड खड़ा होता है। वो ये जवान से यहाँ पर आने का कारण पूछता है। वो कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए? ये जवान उससे कहता है कि मेरा नाम ये जवान है और मैं आज यहाँ पर मिस जिंग से मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गार्ड ये जवान की बातें सुनने के बाद उसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम कितना ज्यादा मजाकिया हो। तुम्हें क्या लगता है कोई भी आकर मिस जिंग से ऐसे ही मिल सकता है? अचानक दरवाजे के ऊपर मिस जिंग हाथ रखती है और वो बाहर की ओर निकलती है और ये जवान को हंसते हुए कहते हैं कि ये जवान, तुमने आखिरकार यहाँ पर आने का फैसला कर ही लिया। मैं तुम्हारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कब से बेताब थी। बाद में मिस जिंग ये जवान को हाथों से पकड़कर अंदर की ओर ले जाने लगती है और वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाते हूँ कि हमारा 9 हेवन अलायंस का अंदर क्या है। उन दोनों को इस तरीके से देखने के बाद गार्ड तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ये जवान को अपने अलायंस के अंदर ले जाती है और बाद में उसको अलायंस के सेक्टर के बारे में बताती है कि हमारा साउथ टावर का जो एरिया है वो रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर तुम रह सकते हो, और नॉर्थ टावर का एरिया है, वहाँ पर जनरल कॉम्प्लेक्स है। ईस्ट टावर एरिया है जहाँ पर तुम्हें कैफेटेरिया मिल जाएगा, वहाँ पर तुम नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ फ्री में है। और यहाँ पर वेस्ट टावर है जहाँ पर तुमको ट्रेनिंग ग्राउंड मिलेगा, जहाँ पर तुम आसानी से अपनी ट्रेनिंग को कर सकते हो। उन दोनों की बातों के बीच में ही मिस जिंग ये जवान को सभी चीज दिखा रही होती है कि कहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड है और कहाँ पर कैफेटेरिया है। तभी मिस जिंग ये जवान को एक तरफ इशारा करते हुए दिखाती है कि वहाँ पर मिशन असेसमेंट, रिवॉर्ड एक्सचेंजेस और लेजर एक्टिविटीज करी जा सकती है। ये नॉर्थ टावर का एरिया है। ये जवान उन सभी प्लेसेस को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका है और वो कहता है कि ये सारे के सारे प्लेसेस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। मिस जिंग ये जवान को इतना खुश देखने के बाद ब्लश करते हुए उसे कहती है कि तो चलो हम चलते हैं और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाद में तुम भी हमारे में से एक बन जाओगे। तभी ये जवान के कंधों पर कोई हाथ रखता है। माहौल थोड़ा सा इंटेंस तो हो जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा हथौड़ वाला चच्चा है, जो कि ये जवान को कहते हैं ब्रदर ये जवान, तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गई। तभी वो ये जवान को टीज करते हुए उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। मैं तुम्हें नॉर्थ टावर के लग्जरियस एरिया में ले चलूंगा जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी गर्ल्स मिलेंगी, वो भी टॉप टायर की, जो तुम्हारा मसाज करेगी। बुड्ढे की ठरक तो देखो, पूरी की पूरी जवानी फूट रही साले के अंदर। तो फिर वहाँ पर बैंग करके साउंड होता है और हमें पता चलता है कि मिस जिंग ने हथौड़े वाले बंदर के खोपड़े पे ऊपर एक आलू उंगा दिया है और वो कहते हैं कि ये जवान अभी अभी यहाँ पर आया है और तुम अभी से इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी यहाँ पर बैठे मत रहो, जाओ और मैंने जो ये जवान के लिए गिफ्ट को प्रिपेयर किया था वो जाकर लेकर आओ। वो वहां से जाते हुए अपने माइंड में कहता है कि मिस जिंग वाकई में नहीं जानती कि मर्दों को किस तरीके से खुश किया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नॉर्थ टावर का सर्विस एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जिंग पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ पर अकाउंटेंट बैठी होती है। वो कहते हैं कि मिस जिंग आप यहाँ पर पर्सनली क्यों आई? वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है। तभी मिस जिंग ये जवान को दिखाते हुए ऑर्डर देते हैं कि इस बंदे के लिए एक ब्लैक कार्ड को जारी करो। मिस जिंग ये जवान को इतनी आसानी से ब्लैक कार्ड की परमिशन दे रही है, वो बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में वो दोबारा से सोचती है और मिस जिंग से पूछती है कि मिस जिंग क्या आप सच में इस रुकी को ब्लैक कार्ड की परमिशन देना चाहती हो? ब्लैक कार्ड की परमिशन देने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसकी अथॉरिटी बहुत ही हाई हो जाएगी और वो किसी भी जगह का फ्री में एक्सेस ले सकता है।
और सीक्रेट बेस में भी जा सकता है और उसको किसी भी एरिया में जाने के लिए उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ऊपर सवाल करता देखने के बाद मिस जिंग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह कहते कि मैंने जो बोला वो करो। मिस जिंग के इतना कहने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए येचवान की इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि वो ब्लैक कार्ड को इशू कर सके। बाद में वो येचवान का ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप आज से 9 हेवन अलायंस के प्रीमियम मेंबर हैं। येचवान खुद को हाईएस्ट अथॉरिटी वाला कार्ड मिलते देखने के बाद थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि यहाँ पर डिफरेंट टायर के लिए डिफरेंट कार्ड है, तो फिर मेरे को यहाँ पर ब्लैक कार्ड क्यों दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला है। येचवान अपने हाथों में रखे कार्ड को देखता ही है कि तभी मिस जिंग उसकी तरफ देखती है और उसको बताने लगती है कि ये ब्लैक कार्ड किस तरीके से काम करता है। वो कहते हैं कि 9 हेवन अलायंस में सभी एक समान है, यहाँ पर सभी अपने अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं। यहाँ पर सभी मिशन को कंप्लीट करने के बाद पॉइंट ऑन करते हैं जिसकी वजह से वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और उनको एक अलग कार्ड मिलता है। यहाँ पर 1 लाख पॉइंट हो जाने के बाद यहाँ पर ब्लैक कार्ड मिल सकता है। येचवान अपने हाथों में रखे कार्ड को देखने के बाद कहता है ओह तो ऐसा है। वो अपने हाथों में रखे कार्ड में 1 लाख पॉइंट है। ये देखने के बाद ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। मिस जिंग यहाँ पर क्यूट हरकतें करते हुए येचवान को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन येचवान तो हमारा सख्त लौंडा है, इसी वजह से वो नहीं पिघलता। बाद में मिस जिंग यहाँ पर येचवान को कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पर्सनली रिक्रूटमेंट किया है जिसकी वजह से यहाँ पर तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें ब्लैक कार्ड मिला है। ये उसी का अंजाम है क्योंकि तुमने उस दिन मेरी मदद की थी वहाँ पर थंडर लाइन अलायंस वालों के सामने, तुमने लड़कर हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। बाद में मिस जिंग थोड़ा सा और ब्लश करती है और येचवान को कहते हैं कि यहाँ पर नेचुरली ही तुम इतने ज़्यादा क्वालिफाई तो हो कि तुम ब्लैक कार्ड को प्राप्त कर सको, लेकिन यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मेरी होप तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा हाई है। सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि मिस जिंग जो इतनी देर से येचवान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है वो येचवान के सामने नहीं काम आ रहा है क्योंकि येचवान को वो पिक्की शक्ल में दिखाई दे रही है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर दिखाई दे रही है। जिंग को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो येचवान को सेड्यूस कर रही है, लेकिन येचवान को वो बहुत ही ज़्यादा गंदा और वल्गर लग रहा है। येचवान के चेहरे पर आप साफ देख रहे हो कि उसका दांत कसे हुए हैं। तभी उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच में वहाँ पर हथौड़े वाला बंदा आ जाता है और मिस जिंग चिल्लाते हुए आता है जिसकी वजह से वो दोनों आपस में से छूट जाते हैं और मिस जिंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही है और येचवान के माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो येचवान सोचता है कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तभी वो येचवान के पास आता है और येचवान को कुछ स्क्रॉल्स और कुछ डब्बे देते हैं जिसके बाद वो कहता है कि ये रहा तुम्हारा वेलकम गिफ्ट क्योंकि आज से तुम हमारे नए मेंबर हो। वो येचवान के नज़दीक आता है और बाद में येचवान के कानों में कहता है कि ये मिस जिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सब स्पेशली इतना ज़्यादा लग्जरियस है कि ये आज तक ये किसी को नहीं मिला और ये तुमको मिला है, इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस और प्राइसलेस है। येचवान उसकी बातों को टोकता नहीं लेकिन उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और स्क्रोल की तरफ देखता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि येचवान अपने आप को इतने सारे गिफ्ट मिले देखने के बाद मिस जिंग को थैंक यू करता है। मिस जिंग भी अपनी ब्राइट स्माइल के साथ उस थैंक यू को एक्सेप्ट करती है। बाद में मिस जिंग उस हथौड़े वाले बंदे को कहते हैं कि आप अभी जा सकते हैं, अभी मैं येचवान को लेकर जा रही हूँ और रेजिडेंशियल एरिया को दिखाने वाली हूँ। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें डार्क मैजिक पुल का दिखाया जाता है जहाँ पर येचवान और मिस जिंग पहुँच चुकी होती है। बाद में येचवान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बाद में मिस जिंग से कहता है मिस जिंग आपने ये नहीं कहा था कि साउथ टावर के अंदर हमें रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा, अब तो यहाँ पर अलग जगह पर आ चुके हैं। वहाँ पर हम सामने की ओर देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक लिक्विड बह रहा होता है। बाद में मिस जिंग उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे जहाँ तक पता है कि मैंने देखा था कि तुम अपनी पिछली फाइट में बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके थे, क्या मैंने सही देखा था ना? इसी वजह से मैं आज तुम्हें यहाँ पर लाई हूँ। इस पुल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो भी चोट लगी होंगी वो मिट जाएंगी और तुम यहाँ पर फिर से स्वस्थ हो जाओगे, तो ज़्यादा देरी मत करो और तुम यहाँ पर आ जाओ अंदर की साइड। बाद में सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मिस जिंग ने अपने स्विम सूट पहन लिया होता है। उसे बिकनी बोलते हैं लेकिन मैं घर पे हूँ इसी वजह से मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बोल दिया तो चलो ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और आप मांगा पैनल को देखो, लुक एट दिस पैडी अमेजिंग। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।
बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिवाइन पिग बुचर का चैप्टर नंबर 23। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि येचवान को ऑफर दी थी मिस जिंग ने कि वो भी ब्लैक पुल के अंदर आ जाए ताकि उसके सारे के सारे घाव हील हो जाए। उसकी बातें मानते हुए येचवान भी पुल के अंदर आ जाता है मिस जिंग के साथ ही, लेकिन मिस जिंग उसे देखने के बाद थोड़ी सी शर्मा जाती है। बाद में वो येचवान की तरफ अपनी तिरछी नजर से देखती है, थोड़ा शर्माते हुए। बाद में वो येचवान के करीब आती है और उसकी छाती के ऊपर लगे घाव के ऊपर हाथ रखते हुए वो कहती है कि ये घाव नया है, क्या तुम लास्ट फाइट से बचकर भाग रहे थे लास्ट नाइट को? येचवान उससे दूर हो जाता है और उससे कहता है कि ये केयरलेस हो गया था मैं थोड़ा सा, इसकी वजह से ये लगा है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाद में मिस जिंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा वाकई में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही आज हमारे पास विंड एंड फायर ऐप की स्किन आई है। अगर तुम वहाँ पर उस दिन नहीं होते तो थंडर लाइन अलायंस वाले हमसे वो विंड एंड फायर ऐप की खाल को छीन लेते। उसकी बातें सुनने के बाद ये फेंग अपने माइंड में सोचता है कि अगर तुम वाकई में मुझसे थैंक यू करना चाहती हो तो तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। येचवान मिस जिंग को इसी वजह से दूर रखना चाहता है क्योंकि येचवान को वो एक पिग की शक्ल में दिखाई दे रही है और वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल येचवान को लगता है इसी वजह से। तभी मिस जिंग येचवान के स्क्रॉल और वो डब्बे की तरफ उंगली का इशारा देते हुए कहते हैं कि तुम इसको अभी के अभी खोलो और यहाँ पर इस्तेमाल करो। डार्क पूल में तुम इस्तेमाल करोगे तब तुम्हारी ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी और तुम और भी ज़्यादा तेजी के साथ कल्टीवेशन कर पाओगे। बाद में येचवान उस बॉक्स को खोलता है जहाँ पर उसको एक मेडिसिन पिल मिलती है, जिसको देखने के बाद येचवान थोड़ा सा हैरान होता है। बाद में वो अपने हाथों में लेता है, तभी पीछे से मिस जिंग उससे कहती है कि इसे तुम खा लो, इसकी मदद से तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। येचवान उस मेडिसिन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। वो कहता है कि आखिरकार यह क्या है। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि ये एग्जैक्टली उसी तरीके का है जैसे पिग की कमोदी के ऊपर होता है वो। येचवान को मेडिसिन को इतना ज़्यादा घूरते हुए देखने के बाद मिस जिंग अपनी टंग को बाहर निकलते हुए हंसते हुए उससे कहती है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो और तुम इसको खा लो, बाद में तुम इसका इफेक्ट को देखोगे। मिस जिंग की बातों को ऊपर येचवान भरोसा करते हुए उसको खा लेता है। बाद में उसको टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। वो कहता है अपने माइंड में कि इसका स्वाद तो वाकई में अच्छा है, इसका स्वाद तो चॉकलेट की तरह है। तभी वहाँ पर येचवान कुछ देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि येचवान के अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से मिस जिंग भी हट जाती है दूर। तभी येचवान उससे कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। येचवान की परेशानी को दूर करते हुए मिस जिंग उससे कहती है कि एक डेमन पिल है जिसको हमारे 9 हेवंस अलायंस की मदद से रिफाइन किया गया है और यहाँ पर हमारे टॉप टायर का एल्केमिस्ट की मदद ली गई है। हम इसको 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही पिल को बना सकते हैं। बाद में वो मेडिसिन के इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि ये परमानेंटली तुम्हारे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ा सकती है। बाद में ये तुम्हारे कोर को भी बहुत ही ज़्यादा स्काई रॉकेट कर सकती है, जिसकी वजह से तुम्हारे कोर की मदद से तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ और तेज़ी के साथ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। सारी बातें करते टाइम मिस जिंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और येचवान से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी यहाँ पर। तभी वहाँ पर सिस्टम विंडो पर होती है और हमें दिखाया जाता है येचवान का रेलम, जो कि होता है फर्स्ट रैंक एडेंटियन रेलम। बाद में उसकी स्ट्रेंथ 120 के साथ बढ़ चुकी है, एजिलिटी 120 के साथ बढ़ चुकी है, स्पिरिट 120 के साथ बढ़ चुकी होती है। ये देखने के बाद येचवान अपने माइंड में सोचता है कि ये 120 पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंसेन बात है। बाद में येचवान अपना दूसरा आइटम को ओपन करता है जो कि होता है एक स्क्रॉल, जिसको इस्तेमाल करने के साथ ही येचवान को एक नई स्किल मिलती है। वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि हाई लेवल स्किल येचवान को मिल चुकी है जिसका नाम है गोल्डन बेल शील्ड, जो कि पैसिव स्किल होने के कारण वो कॉन्स्टेंटली चालू ही रहती है, जो कि कोई भी एक फेटल ब्लो को येचवान के ऊपर लगने से रोक सकती है। अगर किसी कारण से वो शील्ड टूट जाती है तो वो 12 घंटों के बाद ही इस्तेमाल करी जा सकती है वापस। तभी येचवान के सिस्टम विंडो में नया प्रॉम्प्ट आता है कि उसकी गोल्डन बेल शील्ड अब एक्टिवेट हो चुके हैं। बाद में सिनशिप तथा येचवान को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ऑरा गैदर होने लगता है, जिसकी वजह से येचवान के शरीर के ऊपर बहुत सारे एंशिएंट वर्ड उभर आते हैं जो कि येचवान की शील्ड होते हैं। येचवान खुद को इतना ज़्यादा प्रीशियस ट्रेजर मिलते देखने के बाद थोड़ा सा हैरान था। तभी मिस जिंग उसकी हैरानी को दूर करते हुए कहती है कि तुमने अपनी पिछली फाइट में गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर को खो दिया था, जिसकी वजह से आज तुम्हें यहाँ पर 9 हेवन अलायंस की मदद से तुम्हें यह स्क्रॉल दिया गया है, जिसकी वजह से ये शील्ड तुमको उसका कॉम्पेंसेशन के रूप में मिली है।
यशवंत थोड़ा सा सोचता है, बाद में मिस चिंग से कहता है, मिस चिंग आप बहुत ही ज़्यादा उदार और दयालु हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं। तब यशवंत की बातें सुनने के बाद मिस चिंग पीछे की ओर जाती है और पत्थर के ऊपर लेटते हुए थोड़ी सी सिडक्टिव अंदाज में यशवंत से कहती है कि मुझे विंड एंड फायर ऐप की स्किन की मदद से फायर रेजिस्टेंट आर्मर बनाने में लगभग 1 महीना लगेगा। 1 महीने के अंदर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल तो बन ही जाओगे कि खुद का वजन को उठा सकोगे और बाद में ब्लेड किंग के साथ फाइटिंग में हमारा साथ दोगे। मिस जिंग को यशवंत सवाल पूछता है कि मिस जिंग हमारे यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ही यहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं। मिस जिंग और भी ज़्यादा सडक्टिव अंदाज में यशवंत से कहती है कि हमारे चांसेस 10% से भी बहुत ही ज़्यादा कम है। यशवंत उसकी बातें सुनने के बाद परेशान होते हुए मिस जिंग से कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सीधा सीधा मौत के मुंह में जा रहे हैं। मिस सिंह बाय द वे आप तो एक लीडर की बेटी है, 9 हेवंस अलायंस के लीडर की बेटी है, तो आप इतना बड़ा रिस्क अपने सर पे क्यों ले रहे हैं। तभी मिस सिंह बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन में यशवंत से कहते हैं, बिकॉज मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ 9 हेवंस अलायंस के लीडर की, इसलिए ये मुझे पर्सनली ही करना होगा। मैं अपने फादर की साइड में हमेशा के लिए छुपा नहीं रहना चाहती, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ मेरे सेल्फ को, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं खुद को मारा हुआ देखने में कोई भी संकोच नहीं करूँगी। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट में जाता है जहाँ पर कुछ औरतें बातें कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि ये कितनी ज़्यादा बुरी बात है कि अलायंस लीडर इतने ज़्यादा महान इंसान होने के बावजूद भी उनके पास कुछ बेटा नहीं है और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही औलाद है जो कि एक बेटी है। वो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ दिखाई देती है। तभी हमें पता चलता है कि मिस सिंह तभी छोटी थी और उनकी बातें सुनने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। उन लोगों को पता था कि मिस सिंह उनकी बातें सुनती है, फिर भी वो नाटक करते हैं कि चुप रहो, कोई हमारी बातें सुन लगा। मिस सिंह की बातें सुनने के बाद यशवंत भी पिछली बातें सोचता है कि जब मिस सिंह के साथ दगा हुआ था और वो स्पोर्ट्समैन ने उसको गाली दी थी कि वो इस तरीके की लड़की के साथ कभी भी नहीं रहना चाहेगा। तभी यशवंत मिस सिंह के इस ट्रेजिक पास के बारे में सोचते हुए अपने माइंड में कहता है कि मुझे लगता है कि मिस सिंह जो कि एक अलायंस लीडर की बेटी है, फिर भी वो समाज के इस कायदे कानून से नहीं बच पाई। सभी को अभी भी लगता है कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं, इसी वजह से मिस सिंह हमेशा अपने आप को छोटा समझती है। यशवंत को इतना सोचता देखने के बाद मिस सिंह उससे कहती है, क्या तुम सच में डर चुके हो मेरे इस तरीके को पास्ट को सुनने के बाद। तभी मिस सिंह की बातों को टोकते हुए यशवंत उससे कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि मैं किसी को प्रॉमिस करने के बाद यहाँ से चला जाऊँ। मेरे माता पिता ने यह सिखाया है कि मैं अगर किसी को प्रॉमिस करूँ तो उसका साथ मैं हमेशा हमेशा के लिए दूँ। तभी मिस सिंह यशवंत की तरफ देखती है और बहुत ही ज़्यादा कातिलाना अंदाजे के साथ उससे कहती है कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लड़के हो, और यकीन के साथ ये भी कह सकती हूँ और तुम्हारे साथ बेट भी लगा सकती हूँ कि तुम अभी भी वर्जिन हो। और यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, यहाँ पर सच में वर्जिन ऐसा ही लिखा है। तभी मिस सिंह यशवंत से लिपट जाती है और यशवंत से कहने लगते हैं कि अगर हम इस ड्यूरिंग रेड में मर जाते हैं तो तुम्हारी इच्छा बच जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी इच्छा बची है तो मैं इसको पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं यशवंत उससे बचने की कोशिश कर रहा है, उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यशवंत बहुत ही ज़्यादा गीगा चैट मोड में आते हुए कहता है कि सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर मर नहीं सकता। तभी उसके पीछे हमें दिखाई देता है कि मिस सिंह सुअर की शक्ल में दिखाई दे रही है। बाद में यशवंत उसको झटकने के साथ ही पुल के बाहर निकल जाता है और हमें दिखाई देता है कि यशवंत के छाती पर जो चोट लगी थी वो मिट चुकी है। बाद में यशवंत जाते हुए मिस सिंह से कहता है कि मेरे पास अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे फिनिश करना होगा। सीन शिफ्ट होता है और मिस सिंह को दिखाया जाता है जो कि यशवंत के इस तरीके को बर्ताव को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। उसको लगा था कि यशवंत को वो आसानी से अपने कंट्रोल में ला सकती है, लेकिन यशवंत ने उसको झटक के वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दरवाजे के ऊपर हाथ मारकर यशवंत ने दरवाजे को खोल दिया है। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर अंकल क्यूआन जो कि उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यशवंत ने उसके सारे के सारे इरादों के ऊपर मुत दिया था। तभी मिस सिंह भी वहाँ पर टावल ओढ़कर बाहर निकल आती है और वो अंकल क्यूआन से कहते हैं कि अंकल क्यूआन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अंकल क्यूआन हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ हिल करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों यहाँ पर हिल कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हंसते हुए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी यशवंत अंकल क्यूआन को रोक लेता है। उसको रोकता देखने के बाद अंकल क्यूआन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका था। तभी यशवंत उसकी हैरानी को तोड़ते हुए कहता है कि अंकल क्यूआन क्या आप मुझे ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं, आप मेरे एक स्पेयरिंग पार्टनर भी बन सकते हैं। यशवंत की बातें सुनने के बाद अंकल क्यूआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसको शाबाशी देते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो, लेकिन तुम्हें ये भी
भी समझना होगा कि तुम्हारे और मेरे रेलम के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा सफ़र भी कर सकते हो। ये तुम्हें थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा। मिस सिंह उन दोनों को वहाँ से ज़्यादा देखने के बाद येचवान के बारे में सोचती है कि इस बार मुझे लगता है कि मैंने एक सही घोड़े के ऊपर दाव लगाया है, क्योंकि मिस सिंह ने पिछली बार एक स्पोर्ट्समैन के ऊपर हाथ रखा था, लेकिन वो गद्दार निकला और मिस सिंह को धोखा दे दिया था। बाद में वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा हाई और फ्यूचर में जाकर ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस सिंह वाकई में दिखती तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और येचवान के पीछे वाकई में लट्टू हो चुके हैं, लेकिन येचवान को पिग की शक्ल में दिखती है, जिसकी वजह से इसका चांस मुझे थोड़ा सा कम तो लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में शायद वाइफ भी बन सकती है। बाद में सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाई देता है वेस्ट टावर का ट्रेनिंग ग्राउंड सीन, जहाँ पर हमें दिखाई देता है कि येचवान और अंकल क्यूआन आमने सामने की ओर खड़े होते हैं। येचवान अपने माइंड में सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो मैं अपने माता पिता से मिलने का मौका खो दूंगा। मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने माता पिता से मिल पाऊंगा। मेरे माता पिता, आप ज़्यादा चिंता मत करना, मैं यहाँ पर जल्द ही आपसे मिल लूँगा। येचवान अपने हाथ में पिग बुचरिंग नाइफ को निकाल लेता है और अंकल क्यूआन से कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा। बाद में अंकल क्यूआन भी उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और येचवान से कहता है कि मैं भी बिल्कुल भी ज़्यादा कमज़ोर तरीके से एक्ट नहीं करूँगा और मैं भी सीरियस तरीके से तुम्हारे साथ लड़ाई करूँगा। हम येचवान के देखते हैं, जहाँ पर येचवान बहुत ही ज़्यादा शांत और कंपोज तरीके से वहाँ पर खड़ा है। उसकी आंखों में और कुछ नहीं है, उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। चैप्टर्स की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर 9 दिन बीत चुके हैं और बाद में दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ जमा हो चुकी है और वहाँ पर कोई लड़ रहे हैं। तभी मिस जिंग वहाँ पर अपने आती है और अपने माइंड में कहती है कि इन दोनों को खाना, सोना और लड़ने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। इन लोगों को कभी कभी देखने में तो ऐसा भी लगता है कि ये लोग पोजेस हो चुके हैं किसी से। तभी वो स्माइल करते हुए कहती है कि टू बी ऑनेस्ट तरीके से कहा जाए तो इनके ऊपर भरोसा करा जा सकता है इनके स्वभाव को देखने के बाद। तभी सीन शिफ्ट होता है येचवान और अंकल क्यूआन की फाइटिंग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर येचवान गिनते गिनते स्लेस लगा रहा होता है, 3 4 5 ऐसा करके येचवान अंकल क्यूआन के ऊपर स्लेस लगा रहा था। तभी अंकल क्यूआन उससे कहता है कि क्या तुम इतने ही ज़्यादा स्लो हो और फास्टर तरीके से मेरे ऊपर हमला करो। तभी येचवान भी उसके ऊपर 6 कहने के बाद अटैक कर देता है बहुत ही तगड़ी तरीके से। अंकल क्यूआन तभी देखते हैं कि येचवान के ऊपर अटैक करने के लिए एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। तभी वो अपना अटैक को घुमाते हुए येचवान के ऊपर करने लगते हैं। तभी येचवान अपने ग्रेट फॉलिंग स्टार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है और अंकल क्यूआन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उन दोनों के क्लैश के बीच में हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो चुका है। येचवान के इस तरीके की टेरिफाइंग पावर को देखने के बाद अंकल क्यूआन अपने माइंड में सोचते हैं कि ये बात बिल्कुल भी मेरे हमलों को डॉज नहीं कर रहा और मैं इसके ऊपर पूरी तरीके से ऑल आउट हो चुका हूँ, फिर भी ये बिल्कुल भी ज़्यादा पीछे नहीं हटा। ये क्या है? हमले की तरफ देखने से ऐसा लग रहा था कि येचवान यहाँ पर हार चुका है और उसकी सील टूट चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि येचवान अभी भी हारा नहीं और वो अपने ब्लेड के अंदर वो ऑरा को रिलीज करते हुए उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और सामने की ओर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अंकल क्यूआन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके थे और दांत पीसते हुए अपने माइंड में कहते हैं कि शिट, ये बच्चा बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा और येचवान उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अंकल क्यूआन को भी उसे रोकने में बहुत सारी परेशानी हो चुकी थी। येचवान की ब्लेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर येचवान की ब्लेड में अभी भी ऑरा गैदर हो रहा था, जिसकी वजह से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ स्टेडियम के हाहाकार मच चुका था येचवान और अंकल क्यूआन की फाइट को देखते हुए। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि ये दोनों बिल्कुल ही मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं, ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ये बच्चा, ये तो एक रुकी है और इसने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने टैलेंट को अवेकन किया था ना। ये तो अंकल क्यूआन के साथ ऐसा लड़ रहा है जैसे लगता है कि ये कुछ खिलौने के साथ लड़ रहा हो। उन दोनों की फाइट किस तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल क्यूआन अभी भी खड़े हैं और येचवान उसके सामने बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अंकल क्यूआन जीत चुके हैं और येचवान हार चुका है, लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। अंकल क्यूआन का जो हथौड़ा था वो टूट जाता है। अपने हथौड़े को इस तरीके से टूटा देखने के बाद अंकल क्यूआन भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाद में वो चिल्लाते हुए गुस्से में येचवान से कहते हैं कि तुम लेटर बाद तुमने कहा था कि तुम सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ स्पार करोगे, तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरे हथौड़े को भी तोड़ दोगे। अब तुम्हें इसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। येचवान थोड़ी सी शर्म दिखाते हुए कहता है कि अंकल क्यूआन, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा चेहरे की तरफ मेरी पॉकेट भी बिल्कुल ही खाली है, इसलिए मैं आपके हथौड़े के लिए पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है।
तभी मिस सिंह पीछे से चिल्लाकर उन दोनों से कहती है कि फाइट करना बंद करो और तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए आ जाओ। बाद में मिस सिंह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लुक में अपने साथ टिफ़िन बॉक्स लेने के बाद वो सामने की ओर से आ रही थी। बाद में क्यूआन को दिखाया जाता है जो कि अपने माइंड में सोच रहा होता है कि येचवान के लास्ट स्ट्राइक में इतना ज़्यादा पावर थी कि उसने मेरे स्पिरिट वेपन को भी तोड़ दिया, जो कि टॉप टायर का स्पिरिट वेपन था। ये राउंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड रहा। बच्चे की स्ट्रेंथ एब्सोल्युटली अनमैच्ड और टेरिफाइंग है। तभी येचवान को दिखाया जाता है जो कि मिस जिंग से कह रहा होता है कि मिस जिंग, आज आप हमारे लिए क्या टेस्टी खाना लाई हैं। बाद में सिस्टम विंडो का पैनल दिखाया जाता है जहां पर लिखा होता है कि येचवान का लेवल 3rd रैंक के डेंटियन रेलम में पहुंच चुका है। उसकी स्ट्रेंथ 140 से बढ़ चुकी है, एजिलिटी 140 से बढ़ चुके हैं, उसकी स्पिरिट 140 से बढ़ चुके हैं। ग्रेस अपग्रेड टू लेवल 2। पैसिव स्किल यहाँ पर 8 स्विंग जब मारेगा तब उसका 9 स्विंग 220 का डैमेज देगा। 220 मीन्स 220%। यहाँ पर लिखा है क्रिटिकल डैमेज इंक्रीज हो जाएगा उसकी स्विंग्स के साथ। बाद में फैंटम शैडो स्टेप लेवल 3 तक पहुँच चुका है और वगैरह वगैरह देखते हैं। ब्लड शैडो बूचर टैलेंट भी लेवल 3 तक पहुँच चुका है। इसी के साथ हम ये जान सकते हैं कि येचवान ने यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से इसका पावर बूस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर। तभी अंकल क्यूआन रोते हुए मिस जिंग से कहने लगते हैं कि मिस जिंग, मैंने अपना हथियार को खो दिया। इस बच्चे ने, कमीने ने स्पारिंग के बहाने मेरा हथियार को तोड़ दिया। अब मैं क्या करूँ। मिस जिंग हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बाद में स्पिरिट वेपन के आर्मर में ले जाऊंगी जहां पर से तुम अपने लिए एक हथियार को चुन सकते हो, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो। चिंता करना छोड़ दो और चलो चलो जल्दी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और खा लो। तभी उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतना बढ़िया बढ़िया खाना देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने बहुत ही अलग अलग टाइप के वैरायटी के साथ खाना को परोसा गया है, जिसकी वजह से वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला के खुला रह जाता है। तभी मिस जिंग उन दोनों को खाता देखने के बाद येचवान के बारे में कहती है कि मैं बता सकती हूँ कि अब ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मे बी हम लोग अब स्वॉर्ड किंग के ऊपर रेड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ब्लेड किंग वही आदमी है जिसके ऊपर वो लोग रेड बनाने के बाद उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं और उसका टाइटल को लेना चाहते हैं। इसी वजह से येचवान को उन दोनों ने रिक्रूट किया था 9 हेवन अलायंस के अंदर। तभी येचवान भुक्कड़ों की तरह खाते हुए कहता है कि मुझे बाय द वे यहाँ से निकलना होगा, कल मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी येचवान की बातें सुनने के बाद वो दोनों भी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो येचवान। तभी येचवान के गाले में खाना फंस जाता है और वो छाती पीटने लगता है। बाद में वो वरी ना करते हुए कहता है कि मैंने प्रिंसिपल के साथ एक सौदा किया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाने के बाद कंपटीशन में पार्ट लेना होगा, इसी की वजह से मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और हाँ, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा, कुछ ही दिनों की बात है। येचवान की बातें सुनने के बाद अंकल क्यूआन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बाद में वो येचवान के हाथ पकड़ लेते हैं। बाद में वो उससे कहने लगते हैं कि येचवान, क्यों तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हें क्या यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। कुछ दिनों से हम दोनों ने स्पार किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते। हम फिर से कल स्पार करने की कोशिश करेंगे, हम स्पार करेंगे फिर से, हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सीन देखने के बाद मैं कुछ और ही समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी समझ जाना है। तभी अचानक धम करके आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि अंकल क्यूआन के सर पर फोड़ा बन चुका है, जो कि मिस जिंग ने किया है। मिस जिंग बाद में उससे कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस चीज़ें करना बंद कर दीजिए, यहाँ पर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप जैसे आदमी येचवान के सामने इस तरीके की बातें करो और येचवान के लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी को बढ़ाएं। बाद में मिस जिंग येचवान के पास आती है, उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसको सलाह देते हुए कहती है कि रास्ते में बिल्कुल ही केयरफुल तरीके से जाना, यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट मत होना और हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहेंगे। बाद में सीन शिफ्ट होता है और एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचवान वहाँ से निकल जाता है और मिस जिंग और अंकल क्यूआन उसका बाय बाय करते हैं। तभी मिस जिंग और अंकल क्यूआन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मिस जिंग को अंकल क्यूआन पूछते हैं कि मिस जिंग, आपको क्या लगता है, मुझे येचवान बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बच्चा वाकई में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और उसकी ताकत भी बिल्कुल ही ज़्यादा असली है। आपको क्या लगता है अब क्या होता अगर हम उसको उस जगह पर ले जाते तो। तभी उसकी बातें सुनने के बाद मिस जिंग कहते हैं कि अगर हम फेंटियन वैली में से यहाँ पर जिंदा आ पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो येचवान की वजह से ही है। इसी के साथ येचवान प्रूव कर देता है कि हमारे साथ वो वहाँ पर जा सकता है। यहाँ पर किस जगह पर जाने की बात कर रहे हैं ये दोनों, ये बात साबित नहीं हुई है यहाँ पर, इसी वजह से मुझे भी नहीं पता। बाद में सीन शिफ्ट होता है, स्कूल एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येचवान और कुछ बच्चे स्कूल एंट्रेंस के पास खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की किसी को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है वो यहाँ पर आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है लूजिंग स्वान यहाँ पर आ चुकी है। वो अपनी अदा को बिखेरते हुए वहाँ पर आने लगती है। तभी वो सामने की ओर देखती है जहाँ पर उसे
बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग तरीके से सामने की ओर दिखती है, जहाँ पर येचवान बैठा होता है। येचवान के बारे में वो ये सोचती है कि येचवान यहाँ पर क्यों आया है, वो पक्का मेरे ऊपर वापस से लाइन मारने के लिए आया होगा, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचती है। इतना कहने के साथ ही वो अपना डिस्कस्टिंग फेस बनाने लगती है। तभी वहाँ पर उसके चमचे भी आते हैं, जो भी येचवान को देखती है। उसको देखने के बाद वो थोड़ी सी हैरान होती है। बाद में वो कहती है कि येचवान ये यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में येचवान को डांटते हुए कहने लगती है, वो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम फिर से कुछ अटेंशन पाना चाहते हो सिस्टर लुजिंग वांग का। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों को ऐसा ही लगता है कि वो कुछ ना कुछ करके सिस्टर लिन वांग के अटेंशन ले सकते हैं, लेकिन तुम गलत हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं पर छुप जाना चाहिए। उसकी इस तरीके की बातें सुनने के बाद लिन फेंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में अपना हाथ दीवार पर पटकता है, जिसकी वजह से वहाँ की दीवार भी टूट जाती है और वो कहता है, गेट लॉस्ट, यहाँ से चली जाओ तुम बेच। ये बात से येचवान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसके तरफ हंसते हुए कहता है। येचवान का इस तरीके का बिहेवियर को देखने के बाद वो थोड़ी सी घबरा जाती है। वो अपने दांत पीसती है और पीछे की ओर लिनजुआन के पास चली जाती है। बाद में वो येचवान से चिढ़ते हुए दूर जाते हुए कहते हैं कि दिखावा करने वाला क्लाउन, तुम जानते नहीं हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतना कहने के साथ ही इसका एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा तब मैं डाल दूंगा। बाद में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं था, इसी की वजह से मैं एपिसोड को जल्दी नहीं ला पाया। बाय द वे, स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से मैंने डाउनलोड किया होगा बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।